Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is Sivmi Singh. कल से मीन्स प्रीवियस वीडियो जो है उसमें हमने न्यू चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 8 वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेल का बेसिक चीज़ें पढ़ी एंड देन सेल थ्योरी जो है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। उसके बाद एक ओवरव्यू देखा था हमने कि जो सेल है उसमें जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अगर यदि यूकैरियोट्स की बात हो रही है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि उसके चारों तरफ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है। सो इस बेसिस पर एक ओवरव्यू, एक आउटलाइन देखी थी हमने सेल की, और ये भी देखा था कि सेल जो है वो साइज़ में, शेप में, एक्टिविटीज़ में डिफ़र करती है, वेरी करती है। सो यहाँ पर ये वाली जो स्लाइड है, ये पर्टिकुलर स्लाइड यही रिप्रेजेंट कर रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यदि हम ह्यूमन बींग्स में रेड ब्लड सेल्स की बात करें या फिर वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, मींस WBC और RBC की बात करें, तो दोनों की जो शेप है वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है। सो फर्स्ट वाली इमेज में हम ये देख सकते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसका स्ट्रक्चर है जो कि राउंड एंड बायकॉन्केव शेप की होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राउंड है, बायकॉन्केव शेप की ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं। वहीं अगर यदि हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, ठीक है, WBC की बात करें अगर यदि हम, तो ये जो होती हैं ये अमीबॉइड शेप की होती है। मीन्स जो अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, सो उसकी शेप जिस तरीके से होती है उसी की शेप के सिमिलर ही ये जो WBC हैं इनकी शेप होती है। सो उस बेसिस पर इनको बोला जाता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो अमीबॉइड शेप की होती हैं। थर्ड इमेज जो है उसमें हम देख रहे हैं कि कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि लॉन्ग एंड नैरो होती हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये है नर्व सेल्स का, जो कि ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होती हैं। सो नर्व सेल्स जो हैं वो लॉन्ग होती हैं और ब्रांच्ड भी होती हैं। और अगर यदि हम प्लांट के केस में जाएं, जो कि है ये स्ट्रक्चर जो किसका है, ट्रैकियार्ड का है, ये कैसी होती हैं, ये इलांगेटेड होती हैं। मीजोफिल सेल्स की बात करें तो ये राउंड एंड ओवल शेप की होती है। सो ये डिफरेंट शेप की सेल्स जो हैं वो दिखाई गई हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में। सो जब हमने कल के वीडियो में एक ओवरव्यू डिस्कस किया था तो उसमें वहाँ पर हमने देखा था कि सेल्स जो हैं वो साइज़ में भी वेरी करती हैं, शेप में भी वेरी करती हैं। तो जब साइज़ की बात थी तो हमने वहाँ पे जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका एग्जाम्पल भी देखा था, लार्जेस्ट सेल जो है वो क्या होता है उसका एग्जाम्पल भी देखा था, और स्ट्रक्चर के बेसिस पर शेप जो है डिफ़र करती है, वो चीज़ इस पर्टिकुलर स्लाइड में है। आई होप कि ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रखी होंगी अभी तक। इसके बाद आज हम न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल। सो दो तरीके की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डील करेंगे, देन यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मीनिंग है प्रोकैरियोटिक, अगर यदि जो भी स्टूडेंट मेरा फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हैं, मींस सेकंड वाला जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो वाला भी अगर पूरा चैप्टर की वीडियोस देखें तो वहाँ पर उनको कैरियन जो वर्ड है उसका मतलब पता होगा कि कैरियन मीन्स क्या होता है। सो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो मीन्स प्रिमिटिव। सो प्रोकैरियोटिक का मतलब ये हो गया, जो टर्म प्रोकैरियोटिक है वो रेफर करता है कि सेल्स जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जो है उसको कंटेन करती हैं। प्रिमिटिव कहने का मतलब ये हो गया कि वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती न्यूक्लियस के
चारों तरफ, अराउंड। सो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। सो द टर्म प्रोकैरियोटिक रेफर्स टू सेल्स कंटेनिंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट में आता है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए के नाम से जानते हैं, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ जिसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सो ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके एग्जाम्पल्स हैं। दे मे वेरी इन शेप, साइज एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो शेप में वेरी करती हैं, साइज में वेरी करती हैं और बहुत रैपिड इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर कंपेयर किया जाए यूकैरियोट से तो कहीं ज़्यादा होता है यूकैरियोट के कंपैरिजन में। सो यहाँ पर अब हम कुछ जो 4 बेसिक शेप पाई जाती हैं बैक्टीरिया की उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली चीज़ हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा जो कि बैक्टीरिया को कवर करता है उसके वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर भी ये चीज़ हम पढ़ लेते हैं एक और बार। सबसे फर्स्ट शेप जो है वो है स्फेरिकल, जिसको हम कोकस और उसका प्लूरल जो होता है वो होता है कोकाई। स्फेरिकल मीन्स होता है राउंड। फर्स्ट इमेज जो है वो किसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है स्फेरिकल कोकस का, जो कि स्फेरिकल राउंड शेप की हमें बैक्टीरियल सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड वन रॉड शेप्ड, जिसको हम बैसिलस बैसिलाई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये वाला जो सेकंड इमेज है ये देख सकते हैं कि ये रॉड शेप्ड बैसिलस बैसिलाई के नाम से जानते हैं, इनकी शेप होती है रॉड के जैसी। उसके बाद थर्ड जो है द कॉमा शेप्ड, जिसको हम विब्रियम विब्रियो के नाम से जानते हैं। जो एक कॉमा होता है इस तरीके से, उसकी शेप की ये बैक्टीरियल सेल्स हैं जिसको हम विब्रियम विब्रियो के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट वन जो है वो कौन सा है, दी स्पाइरिलम, जिसको हम स्पाइरिला के नाम से जानते हैं और उसकी कुछ शेप जो है वो इस तरीके की होती है। स्पाइरल शेप मीन्स बहुत सारी नोटबुक जो हम खरीदते हैं उसमें स्पाइरल बाइंडिंग हो रखी होती है। और जो लैंडलाइन फ़ोन्स होते हैं पहले के ज़माने में भी चलते थे, उनकी जो कॉर्ड होती थी जो कि बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड सी होती थी और स्पाइरल राउंड राउंड हो रखी होती थी, तो उस तरीके की शेप जो है ये इस बैक्टीरिया की होती है जिसको हम स्पाइरलम स्पाइरला के नाम से जानते हैं। ये 4 बेसिक शेप जो हैं बैक्टीरिया की वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होती हैं। तो इनके एग्जाम्पल मीन्स कॉमा शेप जो है उसको हम विब्रियम विब्रियो के नाम से जानते हैं। रॉड शेप जो है उसके एग्जाम्पल जो है वो बैसिलस बैसिलाई होते हैं। स्फेरिकल जो है उसको कोकस कोकाई के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में किसी भी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक बैक्टीरिया जो है उसकी सेल का स्ट्रक्चर है। तो अगर यदि हम बात करें कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या फिर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो इसका अगर यदि हम सेल का एक ओवरव्यू देखें तो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनमें नेकेड डीएनए मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। फ्रीली इस तरीके से नेकेड डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हम क्रोमोसोमल डीएनए बोल रहे हैं, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं है। नेक्स्ट जो क्या कहते हैं बैक्टीरियल सेल है उसमें हम देखते हैं कि ये जो है ये क्या है, ब्लू ब्लू कलर से हमें यहाँ पर ये शो हो रहा है कि जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है इस तरीके से, जिसको हम नेकेड डीएनए या फिर न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद जो नेकेड डीएनए है उसके अलावा सर्कुलर फॉर्म में भी एक्स्ट्रा में डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो
एक्स्ट्रा में सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं या फिर उसको प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर क्रोमोसोम डीएनए के से रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद इसमें कुछ इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, फिम्बरी प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, राइबोसोम्स जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कैप्सूल होता है। सो ये एक बैक्टीरियल सेल जो है, अगर यदि उसका ओवरव्यू देखा जाए तो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नेकेड डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, फ्लैजेला है, फिम्बरी है, कैप्सूल है। तो ये इसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं सेल के, कि फिम्बरी है, फ्लैजेला है, कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन सब का हम इंडिविजुअली फंक्शन देखेंगे, जो कि एक टेबल के फॉर्म में है हमारे पास। और वो टेबल जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहला अगर फीचर की बात करें तो उसमें हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल सेल में। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किस नेचर की होती है? ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर की तरह एक्ट कर रही है। सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, कुछ सिलेक्टेड आयंस ही हैं जो कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू पास हो सकते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो पास नहीं हो सकती। उसके बाद ये क्या है? ये एज अ मैकेनिकल बाउंड्री ऑफ सेल जो है मीन्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करती है, लोकेशन ऑफ मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। सो बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इसकी लोकेशन, इसकी साइट भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल क्यूज फॉर कीमोटैक्सिस। सो जो एनवायरमेंटल क्यूज जो हैं उनका डिटेक्शन करती है। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। उसके बाद सेकंड फीचर की अगर बात करें तो उसमें गैस वैक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। सो गैस वैक्यूल जो है एन इंक्लूजन दैट प्रोवाइड बयोंसी फॉर फ्लोटिंग इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। जो गैस वैक्यूल्स की प्रेजेंस है बैक्टीरियल सेल में वो क्या है कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है वहाँ पर बैक्टीरिया की सेल को तैरते टाइम एक फ्लोट, एक उछाल प्रोवाइड कराने का काम कौन करते हैं? गैस वैक्यूल्स। उसके बाद थर्ड फीचर की बात करें जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि राइबोसोम्स जो हैं वो साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन के फॉर्मेशन की जो साइट होती है वो कौन सा प्लेस होता है सेल के अंदर में? वो होता है राइबोसोम्स। उसके बाद आती है इंक्लूजन बॉडी। अब ये जो इंक्लूजन बॉडी या फिर इंक्लूजन्स के नाम से हम जो जान रहे हैं वो क्या होता है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो बैक्टीरियल सेल है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी टर्न्स हो जाते हैं, फोल्डिंग हो जाती है इनसाइड दी सेल। सो उस तरीके की जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको हम इंक्लूजन बॉडी के नाम से जानते हैं और ये एज अ स्टोरेज काम करते हैं। अब इंक्लूजन जो है या फिर इंक्लूजन बॉडी जो है वो क्या करती हैं, किस चीज़ का स्टोरेज करती हैं? स्टोरेज ऑफ कार्बन, फॉस्फेट एंड अदर सब्सटेंसेस, और भी अदर सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम करती है। साइट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की साइट होती है। माइक्रो कंपार्टमेंट्स एंड मूवमेंट, इसमें भी ये हेल्प करते हैं कौन? इंक्लूजन बॉडीज या फिर इंक्लूजन्स। उसके बाद आता है न्यूक्लियोइड जिसको नेकेड डीएनए के नाम से हम जानते हैं। लोकलाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जैसे कि डीएनए। उसके बाद आता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहने का मतलब ये हो गया दो लेयर्स के बीच में जो एक स्पेस प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। फॉर एग्जाम्पल कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है और इन दोनों सेल्स
मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसी को हम बोल रहे हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, मीन्स पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से हम जानते हैं। सो इन टिपिकल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड बाइंडिंग प्रोटीन फॉर न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग एंड अपटेक। जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की जा रही है तो वहाँ पर ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और बाइंडिंग प्रोटीन्स जो फॉर न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग एंड अपटेक। न्यूट्रिएंट की प्रोसेसिंग एंड अपटेक के लिए जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं उनको कंटेन करता है कौन, पेरीप्लाज्मिक स्पेस इन केस ऑफ टिपिकल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया केस में। अगर यदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात की जाए तो मे बी स्मॉलर और एब्सेंट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में पेरीप्लाज्मिक स्पेस बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है या फिर एब्सेंट ही हो सकता है। सो ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, बिकॉज ये डिफरेंशिएशन कर रहा है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। उसके बाद आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सो सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक स्ट्रेस, हेल्प्स मेंटेन सेल शेप। सबसे पहले तो सेल वॉल जो है, चाहे वो प्लांट्स के केस में बात की जा रही हो चाहे वो बैक्टीरिया के केस में की जा रही हो, सेल का जो शेप होता है उसको बनाने का काम करता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल तो ये होता है। और उसके बाद ऑस्मोटिक स्ट्रेस जो है उससे भी प्रोटेक्ट कराने का काम करता है कौन, सेल वॉल। उसके बाद हमने देखा था कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्लाइम लेयर ये भी पाई जाती है। सो कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर की अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस टू फैगोसाइटोसिस, एडहेरेंस टू सरफेस। ये जो कैप्सूल या स्लाइम लेयर जो है वो एडहेरेंस जो है, मीन्स जो रॉ की सरफेस होता है या फिर कोई भी पर्टिकुलर सरफेस होती है वहाँ पर स्टिक कराने का काम करते हैं कौन, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू फैगोसाइटोसिस के लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट फीचर जिसको हम फिम्ब्री एंड प्लाई के नाम से जानते हैं। सो इनका क्या काम है, अटैचमेंट टू सरफेस। फिम्ब्री एंड प्लाई भी अटैचमेंट कराने का काम करती है। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्विचिंग। ये जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन ये प्रोसेस हैं बैक्टीरिया के, इनको कराने का काम करती हैं। और उसके बाद ट्विचिंग जो है उसको भी कराने में हेल्प करती है फिम्ब्री एंड प्लाई। उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो है वो आ जाता है फ्लैजिला का, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करता है, स्विमिंग एंड स्विमिंग मोटिलिटी जो है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मूव कराने का काम करता है किसको, बैक्टीरियल सेल को। एंड लास्ट वन है एंडोस्पोर। ये भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में। एंडोस्पोर जो है सर्वाइवल अंडर हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। एंडोस्पोर जो है उसकी प्रेजेंस की वजह से बैक्टीरियल सेल जो है वो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन मीन्स टफ एनवायरमेंटल कंडीशन जब होती है उसमें भी बैक्टीरियल सेल को सर्वाइवल के जो प्रॉपर्टी है वो प्रोवाइड कराने का काम करता है कौन, एंडोस्पोर। सो आई होप कि जो बैक्टीरियल सेल का अभी हमने जस्ट एक ओवरव्यू देखा था उसमें हमने देखा था कि जो जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गैस वैक्यूल्स, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड्स, न्यू इंक्लूजन्स, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सेल वॉल, कैप्सूल, फिम्ब्री, प्लाई, फ्लैजिला, इन सब का हम इंडिविजुअली फंक्शन देखेंगे कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उस बेसिस पे ये जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज बैक्टीरियल सेल के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है और ये टेबल हमें बहुत अच्छे से ध्यान में है तो हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। 4 मार्क्स जो हैं वो पक्के हमारे होंगे। नाउ अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ इसी में से जो बैक्टीरियल सेल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। दी सेल एनवलप। सेल एनवलप जो है वो क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर यदि हम सेल के एनवलप की बात करें तो इसमें 3 स्ट्रक्चर जो हैं वो पाए जाते हैं सेल एनवलप में।
सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसके ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये क्या करता है, फॉलो करता है सेल वॉल को एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सबसे बात की जाए स्ट्रक्चर बेसिस पर तो सबसे आउटर मोस्ट में ग्लाइकोकैलिक्स होगा एंड देन सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से ये प्रेजेंट होगा। और ये तीनों चीज़ें जब प्रेजेंट होती हैं तो इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम सेल एनवलप के नाम से जानते हैं। सो द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, द आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है डिफर करता है कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल की स्पीशीज़ जो हैं वो चेंज होंगी, डिफरेंट होंगी, उसी के बेसिस पर इसका कॉम्पोजिशन, इसकी थिकनेस जो है वो भी डिफर करेगी, वेरी करेगी। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक तो स्लाइम लेयर का फॉर्म करता है, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। कहने का मतलब ये हो गया कि स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल एक साथ मिलकर कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। जिस तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों एक साथ मिलकर सेल एनवलप का फॉर्मेशन कर रहे थे, उसी तरीके से स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्लाइम लेयर जो है उसके बारे में एंड देन कैप्सूल। द ग्लाइकोकैलिक्स इज कंसीडर्ड एज स्लाइम लेयर। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसको स्लाइम लेयर कब कंसीडर किया जाता है, जब व्हेन ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल आर लूजली एसोसिएटेड विद सेल वॉल। जब ये जो सेल वॉल है इससे अगर यदि ग्लाइकोप्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली अटैच्ड हैं, एसोसिएटेड हैं, तब उस चीज़ को एज अ स्लाइम लेयर कंसीडर किया जाएगा, तब ग्लाइकोकैलिक्स को एज अ स्लाइम लेयर कंसीडर किया जाएगा। और अगर यदि यहाँ पर चीज़ें भी डिफर कर रही हैं, कॉम्पोजिशन डिफर कर रहा है, सो जब पॉलीसैकेराइड जो हैं बहुत ज़्यादा टाइटली, मोर फर्मली अटैच्ड होंगे, जब इस सेल वॉल से पॉलीसैकेराइड्स जो है टाइटली अटैच्ड होंगे, तब इस ग्लाइकोकैलिक्स को एज अ कैप्सूल कंसीडर किया जाएगा। सो ये चीज़ जो है सेल एनवलप, ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर, कैप्सूल तीनों एक दूसरे से ही कोरिलेट करते हैं और इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार और समझ लेते हैं कि जो सेल एनवलप की स्टोरी शुरू हुई ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद जब ग्लाइकोकैलिक्स से अगर यदि ग्लाइकोप्रोटीन लूजली अटैच्ड होंगी तब ये एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको हम स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं। और अगर यदि पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स टाइटली अटैच्ड होंगे सेल वॉल के साथ, तब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो एज अ कैप्सूल कंसीडर होता है। आई होप कि ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बिकॉज सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेशन पॉइंट पर रखना है। कैप्सूल जो होता है उसका नेचर अगर देखा जाए तो वो कुछ गमी, स्टिकी कंसिस्टेंसी का होता है और प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एज वेल एज अडहेशन टू सॉलिड सरफेस। कैप्सूल जो होता है वो सेल को प्रोटेक्ट कराने का काम तो करता ही करता है, उसके बाद जो सॉलिड, जो कठोर सरफेस होती है, मीन्स कोई रॉक जो रीजन वाले रॉक जो होता है वहाँ पर अगर कोई बैक्टीरियल सेल है तो उस रॉक पर अडहेयर, उस रॉक पर चिपकाने का काम कौन कर रहा होता है, वो कैप्सूल ही होता है, जो कि बैक्टीरियल सेल को उस पत्थर, उस चट्टान पर चिपकाने का काम करता है। आई होप कि एनवलप जो है सेल एनवलप उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट फीचर जो है उसकी बात करें तो मीजोजोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है,
एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल में जब हम बात करें तो उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब एक्सटेंशंस सेल के अंदर हो जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम जानते हैं मीजोजोम के नाम से। अब ये जो एक्सटेंशंस होते हैं वो किसी वेसिकल मीन्स इस तरीके से राउंड शेप के भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूलर शेप के भी हो सकते हैं और लैमेली भी हो सकती हैं। सो दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली, किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है इनटू द सेल, ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं, डॉटर सेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी हेल्प करते हैं। कौन? मीजोजोम्स। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो ये जो मीजोजोम्स हैं इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंट रोल है कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन, डॉटर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कराने में और एंजाइमेटिक कंटेंट जो है उन इतने सारे प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। कौन? मीजोजोम, जो जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये तो थी मीजोजोम्स की बात, ठीक है, बैक्टीरिया के केस में बात हो रही है। और अगर यदि इन सम प्रोकैरियोट्स जैसे कि स्पेशली हम साइनोबैक्टीरिया के केस में बात करें तो देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। साइनोबैक्टीरिया के केस में अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम क्रोमैटोफोर के नाम से जानते हैं। क्रोमो जो वर्ड है उसका मतलब होता है कलर। सो क्रोमो यहाँ पर आए मतलब किसी पिगमेंट, किसी कलर की बात हो रही है। सो साइनोबैक्टीरिया के केस में अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम क्रोमैटोफोर के नाम से जानते हैं, जो कि पिगमेंट को कंटेन करते हैं। सो ये था सारा का सारा मीजोजोम के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट है, सो बैक्टीरियल फ्लैजेला। आई होप कि आज का जो वीडियो है उसमें हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, एक और वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसको डील कर लेंगे, जिसमें हम बैक्टीरियल फ्लैजेला के बारे में देखेंगे विद स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडी एंड फ्लैजेला का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का होता है ये चीज़ भी देखेंगे, बिकॉज ये जो फ्लैजेला का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से 4 बेसिक शेप होती हैं बैक्टीरिया की, उसी तरीके से फ्लैजेला का डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। एंड देन इसके बाद क्या आ जाएगा कि स्टेनिंग प्रोसेस जो है डाई को रिटेन करने के बेसिस पर बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन 2 टाइप की, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। सो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बैक्टीरियल फ्लैजेला से। आज के वीडियो में इतना ही। जितने भी हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और प्रोकैरियोट्स जो है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। एंड बने रहे मेरे साथ, जिससे कि 1 बाय 1 हम प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे PYQs, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपकमिंग नीट एग्ज़ाम के लिए, जो कि 5.5 मंथ पॉसिबली कंडक्ट हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। कंटिन्यू बेसिस पे अपनी स्टडी जो है उसको रखें, मोटिवेटेड रहें, क्योंकि इतना कम भी टाइम नहीं है। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अपना खुद का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।